तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी में बोले तो समाजशास्त्र और इंग्लिश में बोले तो सोशियोलॉजी जो है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों 6 मई 2022 को आपका सोशियोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। ठीक है, कह सकते हैं प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी का आपका एक प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये वाला जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस पेपर 2 होने वाला है। ठीक है, और ये कह रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो 6 मई 2022 को पेपर होने वाला है उसके लिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए सोशियोलॉजी के एक दो और आपके लिए पेपर अपलोड करूं, हालांकि वो तो मैं करूंगा ही, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। सोशियोलॉजी वाले बच्चे जो है ना, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छे से पेपर आपको दूंगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में एक और ख़ास बात है कि ये जो वीडियो है ये हमारा हिंदी में, ठीक है, क्या है, हिंदी में तो होगा ही। एक मिनट, ये जो वीडियो है हमारा ये हिंदी में तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे और जो भी पूरा पेपर होगा हमारा, इस पेपर को मैं आपको इंग्लिश में भी जो है सो कि दिखाऊंगा। और सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप वहां पर देख पाएंगे इंग्लिश में भी। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। कई बार बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी में भी बताइए, इंग्लिश में भी। तो आज आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी, इसका कोड है 039। ठीक है, इसका जो पेपर होगा आपका 40 नंबर का होगा और जो टाइम अलाउ किया जाएगा वो 2 घंटे का किया जाएगा। ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा कुछ इसी तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी सीरीज लिखी हुई होगी, जैसे यहाँ पर आप सीरीज देख सकते हैं। ये सेट 2 है, तो सेट 1 से लेके सेट 4 तक आपका आता है। तो उसी में से कोई सेट आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो ये सेट 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं। कोड नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोल नंबर के लिए इस तरह से दिया हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। नीचे चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितने पेज प्रिंटेड है इस पेपर के अंदर। तो जैसे ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ इसमें 18 मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटेड पेजेस, खाली पेज को हटा करके 18 प्रिंट पेज आपको देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। और भी कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपको जांच कर लेना है कि इस पेपर में आपको टोटल 14 क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी का पेपर होगा उसके अंदर टर्म 2 के अंदर आपका 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। 10:15 सुबह आपको पेपर दे दिया जाएगा और 10:30 पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना पेपर शुरू कीजिए। यानी कि इस दौरान का जो ये 15 मिनट है आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना है और उत्तर नहीं लिखना है। इसके बाद आपको उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आपका ये कुछ बेसिक बातें थी। अगर हम नीचे चले तो ये देखिए हिंदी में सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं इंग्लिश में आपको सामान्य निर्देश बताऊंगा, वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 14 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है, यानी करने हैं आपको। एक्सेप्ट अथवा वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगा। बोल रहे हैं यहाँ पर सेक्शन ए जो होने वाला है इसमें हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन ए जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा। ठीक है, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये जो क्वेश्चंस है इनका आप उत्तर लिखेंगे तो 10 से 15 शब्दों के अंदर आपको उत्तर लिख देना है। ये था आपका सेक्शन ए की बात। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक है, जो ये हमारा सेक्शन बी के अंदर आता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके ये 2 मार्क्स यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है आपको इसका जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको 30 शब्दों के अंदर इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन बी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में। देखिए क्या बताया गया है कि सेक्शन सी जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 to 12 यानी कि 2 क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी में आएंगे, जो कि आपके 4 मार्क्स यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हैं तो 80 शब्द में आपको लिखना है। यानी कि एक क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो 80 शब्दों की शब्द सीमा बांध करके आपको चलनी है। उसके बाद आते हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी में। ठीक है, ये पेपर का सबसे अंतिम सेक्शन रहेगा हमारा। ठीक है,
खंड रहेगा। इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ये हमारे सेक्शन डी के अंदर आएंगे और ये 6 नंबर वाले 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है एक क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी आपकी सोशियोलॉजी के पेपर की, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन ए, जिसको खंड क भी आप बोलते हैं, उसके अंदर। तो खंड क में आपका यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जातीय पहचान के इर्द गिर्द संगठित है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और नीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांत से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर स्रोत दिया गया है ये सोर्स है, एक तरह से स्रोत आप इसको कह सकते हैं। इसके आधार पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रश्न आपसे क्वेश्चन कि जाति राजनीति जो होती है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, यानी कि जाति जो होती है ना वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आप देखते होंगे कि कई स्टेट्स है, जहां यूपी ले लीजिए, ठीक है, बिहार ले लीजिए, जहां पर जाति के आधार पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर ज्यादातर हिंदू की भालता है तो हिंदू को पसंद करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ मुस्लिमों को पसंद करते हैं। यानी कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जब जैसे ही जाति जो है वो राजनीति में घुस जाता है तो राजनीति एक अलग ही रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अपने जाति के उम्मीदवारों को वोट देना, ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को जो है सो कि वोट देते हैं, ठीक है। जाति का राजनीति पर दबदबा जो है सो कि या कह लीजिए दबाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और उत्तर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका उत्तर इस तरह से होगा आपका, ये देखिए ये रहा, और यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, और इसके उत्तर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़ों के थान और बर्तनों का अबाध और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योगों का लगभग सफाया हो गया है। खेती से हुई उपज की कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवस्था को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये एक स्रोत है। अब स्रोत क्या है? भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911 की जो है इसो की आधार पर ये स्रोत है आपका। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो अनुच्छेद है ऊपर वाला उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है इससे रिलेटेड कि यूरोपीय वस्तुओं के आने से क्या भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ है, ठीक है, आपको ये बताना है। उसके बाद पूछा है कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ग्रामीण कारीगरों ने किस दिशा में अपने व्यवसाय को परिवर्तित किया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या आप कह सकते हैं यूरोपीय वस्तु के आने से भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ है, तो इसका उत्तर है नहीं, ठीक है। और उस दूसरे बात मतलब इसके आगे क्वेश्चन पूछा है कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ग्रामीण कारीगरों ने किस दिशा में अपना व्यवसाय को परिवर्तित किया है। तो ग्रामीण कारीगर जो है उनका खेती की ओर झुकाव देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। यही चीज आप यहाँ इंग्लिश में रीड कर लीजिए, ठीक है। ये सोर्स है आपका, ठीक है, और इसी के आधार पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो आप यहाँ पर ये सोर्स है और ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डायरेक्ट अब सेक्शन बी से, तो जिसको हिंदी में आप खंड बी भी कहेंगे या खंड ब बोलते हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के अमूल स्वरूप जो है रूपांतरण का प्रयास करते हैं। प्राय राज सत्ता पर अधिकार के द्वारा रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है जिसने जार को अपदस्थ, ठीक है, अपदस्थ करके सामाजिक राज की स्थापना की तथा भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भूस्वामियों तथा
राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं। तो ये एक आपका सोर्स है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद है आप उसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए इसका तीसरे का ए में क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या है। तो देखिए बहुत तेजी से होने वाला परिवर्तन ये क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन, हिंसा हो सकती है या नहीं भी, ठीक है। सत्ता में परिवर्तन के लिए प्राय प्रयास। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है दो क्रांतिकारी आंदोलनों के नाम लिखने आपको। तो फ्रांसीसी क्रांति लिख सकते हैं, रूसी क्रांति लिख सकते हैं और नक्सली आंदोलन लिख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन का जो इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये था, इसी को आधार बना के आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ को आधार बना के आपको जो आंसर्स है वो देने थे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। नीचे चलता हूँ मैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इस तरह से है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ए का आंसर, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे अब बच्चों बी में। देखिए राइट द नेम ऑफ टू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन है, रशियन रिवोल्यूशन है, नक्सलाइट मूवमेंट है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में। इसमें बोला है कि प्रवसन करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर या फिर फुटलूज लेबर कहा है, ठीक है। परंतु इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत ब्रेमन्ना का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। तो ये जो अनुच्छेद है इसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पूछा है चौथे का ए है कि घुमक्कड़ मजदूरों की अवधारणा किसने दी है। तो जॉन ब्रेमन ने, हमने ये देखा ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है चौथे का बी कि घुमक्कड़ मजदूरों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, ठीक है, शोषण होता है उनका, अनियमित काम मिलता है उनको। तो ये उनकी मुख्य समस्या आप कह सकते हैं या समस्याएं कह सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो है सो कि पैराग्राफ आप इंग्लिश में यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा पैराग्राफ आपका। और नीचे अगर हम चले, ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर भी उसका देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रहा इसका क्वेश्चन और यहाँ पर ये रहा आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन की पश्चिमीकरण के अंतर्गत हम किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो जो पश्चिमीकरण हो रहा है, ठीक है, पश्चिमीकरण जो हो रहा है हमारा, उसके अंतर्गत हम किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो वो हमें बताना है। यहाँ से थोड़ा सा मैं बता दूं, पैटर्न अलग है। यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि हिंदी में आपको मैं प्रश्न उत्तर बता रहा था और फिर उसके बाद इंग्लिश में। यहाँ पर आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, फिर डायरेक्ट मैं आपका इसका आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, देन जब मैं नीचे अभी स्क्रॉल करूंगा तो देन उसका जो आंसर होगा वो नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो खास ध्यान दीजिए कि जो पश्चिमीकरण है उसके अंतर्गत हम किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो इसका उत्तर है कि पश्चिमीकरण जो है संस्कृति को अपनाना एवं अनुसरण करना। मतलब पश्चिमी संस्कृति जो है ना उसको अपनाते जा रहे हैं और उसके जो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, व्यवहार जो है सो कि उसके तरीके में बदलाव देखने को मिल रहा है, खान पान में बदलाव देखने को मिल रहा है, पश्चिमी सामान जो है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। पश्चिमी सामान का एकदम बेसिक एग्जाम्पल दूं आपको, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊं अगर, तो आप रोज सुबह सुबह से ही पश्चिमी सामानों का उपयोग करते हैं। बताऊं कैसे, देखिए जो भी आप ब्रश, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमारे देश का नहीं है भाई, ये पश्चिमी संस्कृति का एक कह सकते हैं प्रोडक्ट है। और हमारे देश में क्या होता था, हमारे देश में ज्यादातर लकड़ी से क्या होता था, लकड़ी जो होता है ना, जैसे नीम का दातून होता है, ठीक है, सकुआ का होता है, इस तरह की चीजों से क्या दांत साफ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी संस्कृति का हमारे देश में प्रभाव पड़ता गया वैसे वैसे हमने उनके जो सामान होते हैं ना उनका भी उपयोग करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये है। अब इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट वी अडॉप्ट अंडर वेस्टर्नलाइजेशन, ठीक है।
तो इस तरह से इंग्लिश में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि कोयला खनिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कोल माइनर्स। ठीक है, तो देखिए क्या जो कोयले की खदान होती है, जहां पर कोयला खोदने वाले लोग होते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती है। तो कार्य की अवस्था शोषक पूर्ण होती है, यानी कि काम उनसे ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है। नियम का पालन नहीं होता, वहां पर कोई नियम नहीं होता। अभी रिसेंटली आपने केजीएफ देखा होगा, दबा के काम करवाते हैं, उसमें कोयले की जो खदानें होती थी पहले के टाइम पे। ठीक है, तो वो मैं फिल्म का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद है आगे कि बाढ़ आग के समय सुरक्षा का उचित प्रबंध ना होना। अब आप जैसे कि एक कोयले की खदान है, ठीक है, अब उसमें 1 किलोमीटर तक आपने खोद दिया, 1 किलोमीटर तक खोद दिया, उसके बाद क्या हुआ, वहां से आग आ सकती है, मतलब आग वगैरह लग सकती है। ठीक है, वहां पर पानी आ सकता है, पानी के कारण क्या हो सकता है, वहां बाढ़ आ सकता है। तो उचित प्रबंध नहीं होता उस चीज का, ताकि मजदूर जो है स्केप कर सके, भाग सके वहां से। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला आप लिख सकते हैं कि तेज धूप और बारिश का सामना करना पड़ता है। ठेकेदारों द्वारा जो है मजदूरों का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो ये सारी समस्याएं आप लिख सकते हैं कि जो कोयला खनिक होते हैं ना, उनको ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आंसर जो है आपका छठे क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन में जो है अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या होता है, ये समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सामाजिक परिवर्तन जो होता है निरंतर होता है, जबकि जो सामाजिक आंदोलन होता है ना, वो विशेष उद्देश्य के लिए होता है और निर्देशित होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि सामाजिक परिवर्तन बृहद ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है, यानी कि बड़ी ऐतिहासिक एक तरह से कह सकते हैं प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारा सामाजिक आंदोलन होता है ना, एक विशिष्ट पक्ष से संबंधित होता है। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी कि समाज को बदल रहे हैं जो पश्चिमीकरण हो रहा है हमारा। उसके बाद है समाज सुधारों जो है सुखी सुधारकों के प्रयास सामाजिक आंदोलन के उदाहरण, जैसे कि सती प्रथा विरोधी आंदोलन। तो इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नीचे चले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे आंसर इसका। इस तरह से आप लिखना है आपको, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। यानी कि जो भारत का समाज था, इसमें 150 सालों तक क्या हुआ, ब्रिटिश शासन हमें देखने को मिला। तो इसका क्या हमें मतलब भारत के समाज में इसका क्या परिवर्तन आया। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ अबाउट 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी यानी कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस चीज का बहुत अहम योगदान देखने को मिला, संस्थाओं में देखने को मिला, विचारधाराएं जो होती हैं उसके अंदर इसका योगदान देखने को मिला। मतलब योगदान क्या, आप यहाँ पर परिवर्तन देख सकते हैं, चेंजेस देखने को मिले, मूल्य जो होते हैं वैल्यूज उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। वही टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, थिंकिंग में बदलाव देखने को मिला। ठीक है, वैल्यूज जो होती हैं उसमें बदलाव देखने को मिला। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद आगे चले तो एक अथवा में दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला ये आठवां क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, आधुनिकता के आधारभूत तत्व क्या है। व्हाट आर द फंडामेंटल्स एलिमेंट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निटी जो होता है हमारा उसका, तो फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है तो वो हमें बताना है। तो देखिए आधुनिकता के आधारभूत तत्व क्या क्या है, देखिए सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कम होना, ठीक है, विश्वजनिक दृष्टिकोण होना, मानववादी दृष्टिकोण होना, वैज्ञानिक सोच होना, राजनीतिक स्तर पर एक व्यक्ति के लिए प्राथमिकता होना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन कि संगठित क्षेत्र की विशेषता लिखें। ठीक है, हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे कि 10 या 10 से अधिक लोग पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, सरकार के पास पंजीकृत लाभ के साथ नौकरियां होती हैं, सुरक्षित भर्ती होती है इसके अंतर्गत,
अधिक पारदर्शी यानी मोर ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं जिसको, वो होता है। ठीक है, शिकायतों के निवारण की उचित व्यवस्था वगैरह यहाँ में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं मोर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर ये होगा इसका। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग अब आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में नए क्षेत्रीय वर्गों का नए क्षेत्रीय वर्गों का उदाहरण के साथ वर्णन करना है आपको 4 नंबर में। तो डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल इलाइट्स ऑफ रूरल सोसाइटी विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा कि कुछ समाज की वर्ग रचना जाति व्यवस्था के द्वारा संरचित होती है। ठीक है, उसके बाद है जाति और वर्ग के जटिल संबंध। कुछ क्षेत्रों में उच्च जाति के लोग जो होते हैं ना वो भूस्वामी नहीं होते। ठीक है, और अधिकांश क्षेत्रों में उच्च जाति के वर्गों का प्रभाव देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले भी जो फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर डाला था उसके अंदर आपको मैंने इसका आंसर बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है आपका इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, हाउ डिड ब्रिटिश जो है सो कि कॉलोनियलिज्म लीड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सो कि इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा कि भारतीय उत्पाद एवं निर्माण में गिरावट देखने को मिली। परंपरागत जो रेशम और कपास उत्पादन था उसके निर्यात में कमी देखने को मिली और इस उद्योग को हानि हुआ बहुत ज्यादा। हथकरघा उद्योग को नुकसान हुआ। भारत के पुराने परंपरागत जो नगरीय केंद्र थे उनका पतन हुआ। ठीक है, राज्यसभाओं का विघटन होने से उनके जो है सो कि संरक्षण में कार्यरत कारीगर कलाकार और कुलीन वर्ग का पतन देखने को मिला। भारतीय कारीगरों का कृषि की ओर पलायन जो है सो कि देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कृषि की ओर ज्यादा जो है सो कि जाने लग गए कारीगर जो थे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आपको लिखना था, तो ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत के नगरीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ था। What kind of changes took place in the process of urbanization of India during the colonial period। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है कि पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होना। ठीक है, नए औपनिवेशिक शहरों का विकास जैसे कोलकाता मुंबई और मद्रास वगैरह विकसित होने लगे थे। अधिकांश शहर समुद्र के किनारे बसाए गए थे ताकि जो व्यापार है वो अच्छी तरीके से करा जाए। शहरों का निर्माण किया गया। प्राचीन भारतीय शहरों का पतन देखने को मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो इसका आंसर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा खेती क्या है। ठीक है, और संविदा खेती ने भारतीय कृषि व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस देखिए हिंदी में टफ दे दिया आपको लेकिन इंग्लिश में इजी लगेगा आपको। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझ रहे हैं। देखिए कितना आपको मतलब घुमा करके पूछ लिया, इसलिए मैं बहुत बार आपको बता रखा हूँ कि जब भी हिंदी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी जरूर रीड किया कीजिए। इससे क्या होता है ना, हिंदी में तो आपको पर्यायवाची शब्द दे देगा घुमा करके, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन होता है ना इसमें वो पर्यायवाची घुमा करके नहीं दे सकता है, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इजीली। तो देखिए व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड इन व्हाट वे डिड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अफेक्ट द इंडियन एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है उसको अफेक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पर उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि किसानों का कंपनियों के साथ समझौता होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है किसान और कंपनी के बीच में होता है, पूर्व निर्धारित मानदंडों एवं शर्तों पे होता है कि भाई ये शर्तें रहेंगी, इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लिखित में व्याख्या जिसमें कंपनी और किसान जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है उसके शर्तें जो होती है उसके अनुसार काम करने को तैयार होते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित फसलों के उपजी जो होती है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, भाई यही फसलें उगाओगे इससे अलग कुछ नहीं उगाओगे आप।
ठीक है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पंजाब और कर्नाटक में निश्चित फसलें टमाटर और आलू गन्ने की, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है कि भाई यही सब उगाओगे तुम लोग, ठीक है। इससे क्या होता है कि परंपरागत जो खेती होती है ना उसका पतन होता है, वो समाप्त होता जाता है। कंपनियों द्वारा किसानों को बीज और वस्तुओं की उपलब्धता होती है कि मतलब ये सही चीज अवेलेबल कराई जाती है। कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बोने के बारे में पूर्ण किसानों को इस तरह से बताया जाता है। वित्तीय सुरक्षा होती है इसके अंदर कि भाई कुछ भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसानों का कंपनियों पर निर्भरता रहता है कि किसान जो है ना इससे क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, जो भी उग रहा था खुद बेच रहे थे, नहीं उग रहा था तो लॉस में जा रहे थे। लेकिन इससे क्या होता है ना कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाद में अगर कंपनी पीछे हट गई तो उनसे बहुत लॉस होगा किसानों को, ठीक है। बहुत से व्यक्तियों का कृषि उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाना, ठीक है। बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं कि ये जो कृषि उत्पादन यानी किसानी वाला जो पूरा प्रोफेशन है ना उसी से अलग हो जाते हैं। अधिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि और पर्यावरण को भी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी का इंग्लिश मीडियम में आप आंसर यहाँ पर भी देख ही सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम में भी आप आंसर देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन में, ट्रांसलेट करके मैंने पूरा आपके लिए लिख दिया। हालांकि आंसर्स हिंदी में आते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर, ठीक है। अगला है सेक्शन डी में आ गए हम लोग, जिसको खंड डी बोला गया, खंड डी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है और चिपको आंदोलन की भूमिका जो है उसका आपको परीक्षण करना है। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज द चिपको मूवमेंट, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर इस तरह से लिखना था कि पारिस्थितिकीय आंदोलन या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। मैं आपको बता देता हूँ चिपको आंदोलन क्या था, समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत आसान है। ये मान लीजिए पेड़ है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ये मेरा कह रहा हूँ, ये एक पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये एक ट्री है, ठीक है ना। तो पेड़ों से क्या हुआ, जो महिलाएं थी ना, क्या थी, महिलाएं चिपक गई इनसे, पेड़ों से मतलब इसको गले लगा लिया, इसका ये जो तना होता है ना इसको गले लगा लिया और बोला भाई हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि सरकार ने अनुमति दे दी थी। और कुछ बैट वैट बनाने के लिए क्या हो रहा था कि पेड़ों को काटा जा रहा था जिससे प्रकृति को नुकसान होता। तो वहां के स्थानीय जो महिलाएं थी, स्थानीय लोकल जो होती हैं, वो लोग पेड़ों से चिपक गई और बोली कि हम इसको नहीं काटने देंगे। ये शायद उत्तराखंड वगैरह की बात है, ठीक है। अगर आंसर में लिखा होगा तो भी आपको दिख जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो इसी को बाद में चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग एक बार समझते हैं आंसर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखिए पारिस्थितिकी आंदोलन या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसे पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया गया था, मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड में मैंने बताया ना, उत्तराखंड जो था उसमें वनों को काटने से रोकना इसके लिए किया गया था। और पर्यावरण के बचाव के लिए स्त्रियों की, जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनकी अहम भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका आप कह सकते हैं। उसके बाद है अगला कि ठेकेदारों के आदमियों को जंगल काटने से बचाने का प्रयास किया गया था। महिलाओं की सक्रिय भूमिका से जंगल जो है कि कटने से बच गए, ठीक है। मतलब जो जंगल थे वो कटने से बच गए। महिलाएं जो है पेड़ों में चिपक गई ताकि जंगल के पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। वनों के संरक्षण पर बल दिया गया जिससे कि भारी बारिश से विनाशकारी बाढ़ जो है उसको रोका जा सके और भूस्खलन यानी कि जो भूमि जो है वो एकदम से ढह जाती है उसको भी बचाया जा सके। सरकार की उदासीनता के प्रति लोगों की नाराजगी देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद है आंदोलन के फलस्वरूप सरकार जो है उसने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता देखने को मिली और सरकार भी एक टाइम को पीछे हट गई, बोली कि सही है बात, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इस तरह से इंग्लिश में इसके आंसर से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि हड़ताल तालाबंदी से किस प्रकार भिन्न है। मुंबई टेक्सटाइल मिल के कामगारों की मुख्य मांगों का वर्णन करना है, ठीक है। हाउ इज स्ट्राइक डिफरेंट फ्रॉम लॉकआउट, डिस्क्राइब द मेन डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ मुंबई टेक्सटाइल मिल, ठीक है। तो इसको समझते हैं बच्चों। देखिए जब मजदूरों की मांगे पूरी नहीं होती तो भी हड़ताल करते हैं
और तालाबंदी में मिल मालिकों द्वारा मजदूरों की मांगों को नहीं मानना होता है तथा फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा देना होता है। ठीक है, मुंबई टेक्सटाइल जो है सो कि मिल कामगारों की मुख्य 2 मांगे थी। संघ बनाने का अधिकार होना चाहिए उनके पास और बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद इसी चीज को आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड बेटर जो है सो कि वेगा वेग। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश वर्जन में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि नाइट आउट से क्या समझते हैं आप, और आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, इसकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइट आउट एंड व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टाइम स्लेवरी इन द आईटी फील्ड डिस्कस करना है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखना है कि औसतन 12 घंटे का कार्य दिवस और आवश्यकता पड़ने पर रात भर कार्य करने को नाइट आउट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय में काम करना, लंबे कार्य घंटे का होना, सामाजिक परिवर्तन, ये चीजें हैं। और आईटी कंपनियां और उसके आसपास के क्षेत्र में दुकानों और रेस्टोरेंट के खुलने के समय में परिवर्तन देखने को मिला है, देर तक खुलता है। ठीक है, और यहाँ पर पति पत्नी द्वारा काम करने से जो बच्चे होते हैं ना, उनको शिशु पालन गृह में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दोनों ही काम करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों को जो पालने पोसने का टाइम नहीं मिलेगा, और उनको क्या किया जाता है, जो बेबी केयर टेकर जो होते हैं ना, इस तरह से वहां पर छोड़ देते हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि संयुक्त परिवार जो सब मिलजुल करके रहते थे ना, इसकी आवश्यकता दिखाई देती है और मशीनों का अधिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कार्य की अवधि से तनाव ज्यादा रहता है लोगों के बीच में, परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर रहती हैं, और इसी का इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, यहाँ पर और चले तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का ये आपका सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, पेपर वाली वीडियो जो होती है। तो आप अगर अभी तक पूरा देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आपका लाइक रहेगा हमारा उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और जो आपका 6 तारीख को 6 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था ये। और हमारा आज 2 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया। इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं कि कल आपका लास्ट दिन है, परसों आपका पेपर है। ठीक है, तो कल मैं आपको 2 प्रैक्टिस पेपर और करवाऊंगा। टाइमिंग में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक प्रैक्टिस पेपर आपका सुबह अपलोड हो जाएगा, फिर एक दोपहर में होगा, तो 2 इस तरह से मैं अपलोड, हो सकता है एक रात में हो और एक सुबह अपलोड कर दूं मैं। ठीक है, तो एक दिन में कर सकता हूँ मैं अपलोड और एक रात में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पानी है इस तरह की, और अगर आपको बिल्कुल अपडेट रहना है तो चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ आपको एक घंटे का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा जो भी कर लीजिए, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।